गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम 8th क्लास का जो मानसून बुक है रीडर इंग्लिश फॉर एवरीवन से फर्स्ट जो चैप्टर है वो करने जा रहे हैं। तो ये बुक है जो हमारी 8th क्लास के लिए कोर्स बुक है और इसमें जो फर्स्ट लेसन है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर विद डैना वेने जोन्स। क्या उसे क्वेश्चन ए से आंसर, क्वेश्चन आंसर विद डैना वेने जोन्स। डैना वेने जोन्स एक जो राइटर है, बच्चों के लिए जो स्टोरीज़ लिखती है, नॉवेल्स लिखती हैं। तो इनका थीम वो होता है जो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। तो ऐसा थीम लेकर ये लिखते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग अकाउंट हैं इनके, जो बच्चों को काफ़ी लुभावने लगते हैं, बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं। बच्चे को बड़े अम्यूजिंग प्लीजेंट वो फील करते हैं, बच्चे बड़े एंटरटेन होते हैं। तो ये जो प्रेजेंट लेसन है डैना वेने जोन्स, क्वेश्चन आंसर विद डैना वेने जोन्स, ये जो लेसन लिखा है किट एल्डरडाइस जो राइटर है इन्होंने लिखा है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का लेसन। इससे पहले थोड़ा सा ये जो हर चैप्टर में हमारा एक जो लिसनिंग स्किल दिया गया है, इस लिसनिंग स्किल को कैसे करते हैं कि इसके लिए आपको एक ऑडियो है वो सुनाई जाती है। पहले ऑडियो प्ले करते हैं। ऑडियो को 1 टाइम या 2 टाइम प्ले करने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आपने अपनी लिसनिंग के बेस पर जो आंसर करना होता है। तो चलिए आज चैप्टर शुरू करते हैं। रीड। व्हाट इज़ ए फैंटेसी नॉवल। फैंटेसी नॉवल, व्हाट इज़ ए फैंटेसी नॉवल। फैंटेसी नॉवल क्या होते हैं। हैव यू रेड एनी फैंटेसी नॉवल और स्टोरीज़। क्या आपने कभी फैंटेसी नॉवल पढ़े हैं या स्टोरीज़, फैंटेसी स्टोरीज़ हैं वो पढ़ी हैं। टेल द क्लास अबाउट एनी वन सच नॉवल और स्टोरी। आपने अगर कोई फैंटेसी नॉवल या स्टोरी पढ़ी है तो इसके बारे में आप क्लास को बताइए। और बच्चों फैंटेसी क्या होता है। फैंटेसी होता है कल्पना के बेस पर लिखे गए, वो रियल नहीं होते हैं बल्कि इमेजिनेशन के सहारे वो जो राइटर है वो लिखते हैं। और नॉवल बोलते हैं लॉन्ग स्टोरीज़ को, लंबी लंबी कहानियों को। तो हमारे चैप्टर हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। विजार्ड्स एंड विचरी अबाउट in the weekly funny fantasy novel of Diana Vane Jones, who born on 1934 and lived up to 2011, means her life period was between 1934 to 2011. तो विजार्ड एंड विचरी, जादूगर और जादूगरनी या डायन वगैरह जो बहुत ज़्यादा संख्या में शैतानी जो करैक्टर हैं फ़नी फैंटेसी नॉवल में ऑफ डायना वेने जोन्स के, वो काफ़ी सारे मिलते हैं। काफ़ी सारे मतलब एग्जिट इन लार्ज नंबर, अबाउट इन मीन्स एग्जिट इन लार्ज नंबर्स, काफ़ी संख्या में वो पाए जाते हैं डायना वेने जोन्स की फैंटेसी नॉवेल्स और स्टोरीज़ में। ओवर द ईयर्स द इंग्लिश राइटर हैज़ बीन बेस्ट नोन फॉर क्रिस्टोमेंसी सीरीज फीचरिंग द पावरफुल मैजिशियन ऑफ द सेम नेम। ओवर द ईयर्स, कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स, जो इंग्लिश राइटर है डायना वेने जोन्स हैज़ बीन बेस्ट नोन फॉर द क्रिस्टोमेंसी सीरीज। अपनी जो क्रिस्टोमेंसी सीरीज है, कहानियों की एक श्रृंखला है, उसने लिखी है जिसका नाम है क्रिस्टोमेंसी सीरीज। उसके बारे में बड़ी प्रसिद्ध हुई है इसको लिखने के बाद। फीचरिंग द पावरफुल मैजिशियन ऑफ द सेम नेम, इसमें क्रिस्टोमेंसी सीरीज में सेम नेम से ही एक जादूगर है जो बड़ा ही पावरफुल मैजिशियन है, उसको फीचर आउट करती है। मतलब उसके बारे में ही इसमें लिखा गया है। जादूगर के जो कहानी है ये इसके बारे में है। रिसेंटली वेने जोन्स गेन्ड ए न्यू ग्रुप ऑफ फैंस व्हेन जापानी डायरेक्टर हायाओ माइज़ेक made her 1986 novel
Howl's Moving Castle into an animated film in 2004. अभी जो रिसेंटली में ही, अभी हाल ही में या दीज डेज, अभी थोड़े दिन पहले, रिसेंटली हाल ही में, वैने जॉन्स गेंड ए न्यू ग्रुप ऑफ फैंस। डैना वैने जॉन्स का एक नया ग्रुप है जो उसके प्रशंसकों का वो बना। कब बना वो? वैन जापानी डायरेक्टर, एक जापान के निर्देशक हैं, नाटक निर्माता कंपनी के, जिनका नाम है हायाओ माइज़ेकी। उन्होंने 1986 में डायना वैने जॉन्स के द्वारा लिखा गया एक नॉवल है हावल्स मूविंग कैस्टल, उसके ऊपर एक एनिमेटेड फिल्म है, वो 2004 में बनाई। तो इसी के साथ डायना वैने जॉन्स के जो फैंस हैं उनकी संख्या बढ़ गई। ग्रीन विलो इज़ रिलीजिंग हाउस ऑफ मैनी वेज। ग्रीन विलो एक जगह का नाम है, नेम ऑफ सिटी है। वहाँ से एक और पुस्तक का उसकी विमोचन हुआ। रिलीजिंग मतलब वहाँ से पुस्तक का विमोचन हुआ, रिलीज़ हुई वहाँ से वो बुक, और वो बुक है हाउस ऑफ मैनी वेज। इस टाइटल से वो बुक है, हाउस ऑफ मैनी वेज। ये बुक है ग्रीन विलो से, अभी वो बुक रिलीज़ हुई है। ए स्टोरी सेट नॉट लॉन्ग आफ्टर द इवेंट्स क्रॉनिकल्ड इन हैवल्स मूविंग कैस्टल। हैवल्स मूविंग कैस्टल में जो घटनाएं दी गई हैं उसी के समय की, उसी क्रॉनिकल्ड मतलब उसी समकालीन जो घटनाएं ही इस स्टोरी में सेट की गई है। तो ये जो हाउस ऑफ मैनी वेज है, ये कहानी है ए स्टोरी सेट नॉट लॉन्ग आफ्टर, कि ये ऐसी कहानी है जो कि काफ़ी दिनों बाद नहीं लिखी गई, तुरंत ही लिख दी गई, जो हावल्स मूविंग कैस्टल्स के दौरान ही, क्रॉनिकल्ड आफ्टर द इवेंट्स क्रॉनिकल्ड इन, जब घटनाएं हैं वो उसी समान हैं, वो लिखी गई हैं इसी समय में, जिस समय में हावल्स मूविंग कैस्टल है उसी सीरीज में ये लिखी गई है। एंड इट्स 1991 स्क्वेल कास्टल इन द एयर, और 1991 में इसी सीरीज में, तो इसके तुरंत बाद है जो कास्टल इन द एयर लिखा गया, जो कास्टल इन द एयर लिखा गया, स्टारिंग ए बुकिश गर्ल। उसमें एक जो मेन रोल में है, स्टारिंग मतलब मेन रोल में, स्टार के रूप में एक बुकिश गर्ल है, मतलब ज़्यादा पढ़ने लिखने वाली, ज़्यादा किताबी जो लड़की है, किताबों में खोई रहती है, तो ऐसी लड़की की ये कहानी है। एंड समवट ग्रम्पी, और जो काफ़ी चिड़चिड़ी भी है, कुछ हद तक चिड़चिड़ी भी है, समवट ग्रम्पी गर्ल कार्ल चेयरमैन, जिसका नाम चेयरमैन है एंड चारमैन है, एंड फीचरिंग एन अपालिंग विलन। और उसकी जो विशेषता है, एक बहुत बुरे कैरेक्टर से जो विलन है, नोन एज लंबोक। लंबोक नाम का एक विलन है जो डायना वैने जॉन्स की बुक्स में ही मिलता है, तो उससे उसकी तुलना की गई है। तो जो ये है कास्टल इन द एयर, इस बुक में एक लड़की है जो मेन रोल में है, जिसका नाम है चारमैने, और उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो नेचर है, वो अपैलिंग विलन नोन एज लेम्बोक। लेम्बोक जैसी नेचर है, जो कि एक विलन है बहुत बुरा, जो डायना वैने जॉन्स की बुक्स में, स्टोरीज में हमें मिलता है। तो यहाँ पे बुक शेल्फ स्पोक विद वैने जॉन्स वाया टेलीफोन एट हर होम इन ब्रिस्टल इंग्लैंड। बुक शेल्फ एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है। तो ये स्पोक विद वैने जॉन्स, डायना वैन से बात करता है, वैने जॉन्स से टेलीफोन के माध्यम से, जब वो अपने घर ही में थी, इन ब्रिस्टल इंग्लैंड में जब वो अपने घर पे थी, तो उसी समय बुक शेल्फ है जो वैने जॉन्स से बात करता है टेलीफोन के माध्यम से, उसका इंटरव्यू लेता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, इंटरनल क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। व्हाट डज ए क्यू एंड ए मीन? क्यू एंड ए का मतलब क्या है? मतलब क्वेश्चन आंसर है। क्या ये क्यू एंड ए आर द क्वेश्चन आंसर्स दैट वर पुट बाय बुक शेल्फ टू लेडी वैने जॉन्स। लेडी वैने जॉन्स मतलब फेमस राइटर, वो फेमस राइटर जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती है। तो उसी से जुड़ी है ये क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज क्यू एंड ए मीन? तो क्वेश्चन आंसर, इट मीन्स क्वेश्चन आंसर दैट वर आस्क्ड फ्रॉम वैने जॉन्स बाय बुक शेल्फ, हु इज हिमसेल्फ अ जर्नलिस्ट, जो फ़ोन के माध्यम से उसने क्वेश्चन में, हु वॉज इंटरव्यूड बाय होम। और फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है,
कि किसने किसका इंटरव्यू लिया। तो सीधी सी बात है, बुक सेल्फ स्पोक विद वैना जॉन्स विया टेलीफोन एंड हर होम इन ब्रिस्टल इंग्लैंड। तो यहाँ पे हु वॉज इंटरव्यूड, वैना जॉन्स, डायना वैना जॉन्स वॉज इंटरव्यूड बाय होम, बाय बुक सेल्फ। तो आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट, तो बुक सेल्फ है वो अपने इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं, हाउ डिड चेयरमैन केम अबाउट। आपने चेयरमैन कैसे लिखा, ये नाटक है, कैसे लिखा ये स्टोरी, ये नॉवल कैसे लिखा। तो डायना वैना जॉन्स से क्वेश्चन करते हैं। तो इसके रिप्लाई करती हैं वो, हार्ड टू से रियली, ये कहने में मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इट्स जस्ट दैट आई वॉन्टेड समवन हु वॉज नॉट यूजुअल। मैं एक ऐसा करेक्टर चाहती थी, इट्स जस्ट दैट आई वॉन्टेड समवन, मैं ऐसा करेक्टर चाहती थी, हु वॉज नॉट यूजुअल, जो यूजुअल नहीं है, साधारण करेक्टर नहीं है, एक असाधारण से करेक्टर के बारे में लिखना चाहती थी। शैल विषय, मुझे ऐसा कहना चाहिए, हमें ऐसा कहना चाहिए कि एक ओड, विचित्र से करेक्टर के बारे में मैं लिखना चाहती थी। समवन हु हैड ए डिफ़िकल्ट अपब्रिंगिंग, किसी ऐसे के बारे में जिसका पालन पोषण बड़ी डिफ़िकल्ट हुआ है। डिफ़िकल्ट अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण। ब्रॉट अप, हु वाज ब्रॉट अप इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन, अदर यू में से। तो समवन हु हैड अ डिफ़िकल्ट अपब्रिंगिंग, कुछ ऐसे के बारे में लिखना चाहती थी मैं जिसकी डिफ़िकल्ट अपब्रिंगिंग थी, मतलब उसका पालन पोषण विकट परिस्थितियों में हुआ था। ऑफ द काइंड दैट ए लॉट ऑफ पीपल डू दीज डेज, उसी प्रकार का जिस प्रकार का जीवन आजकल बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो जीते हैं। यू नो ए लॉट ऑफ पीपल नाउ ए डेज डोंट अलाउ देयर किड्स टू डू एनीथिंग। आपको पता है, यू नो ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग नाउ ए डेज आजकल, डू नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को अनुमति नहीं देते, अलाउ नहीं करते, टू डू एनीथिंग, कोई भी काम करने की उनको परमिशन नहीं देते। क्यों? बिकॉज इट्स डेंजरस, उनको लगता है ख़तरनाक है उनके बच्चों के लिए। ठीक है, बड़ा पजेसिव और प्रोटेक्टिव एटीट्यूड वो अपनाते हैं। सो मैनी किड्स आर सो शेल्टर्ड दैट आई थॉट, you know, this is the opposite of the child who has had nothing but misfortune and abuse, and I thought they are sufferers just as much। तो जैसा आपको पता है, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कोई भी चीज़ करने नहीं देते। यू नो ए लॉट ऑफ पीपल नाउ ए डेज डू नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू डू एनीथिंग, क्योंकि उनको लगता है ये सब कुछ बड़ा ख़तरनाक है, रिस्की है उनके बच्चों के लिए। बिकॉज इट्स डेंजरस, एज दे थॉट दैट इट वाज वेरी डेंजरस फॉर देयर चिल्ड्रन, दैट्स वाई दे डोंट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू गो आउटसाइड एंड प्ले इन द स्ट्रीट्स एंड मूव फ्रीली एनी वे हम। They just keep them confined within the threshold of the house and never let them be away from their eyes even for single moment. So this is the protective attitude of the parents these days, and because of this protective attitude, the children suffer a lot. The writer here means to say that. तो यहाँ पे सो मैनी किड्स आर सो सेल्टर्ड, इसीलिए बच्चों को इतना सेल्टर्ड रखा जाता है, इतना शरण में रखते हैं अपने पेरेंट्स, पजेसिव रखते हैं उनको, ज़्यादा अपने अधिकार क्षेत्र में रखते हैं। दैट आई थॉट, कि मैंने सोचा, यू नो, जैसा आपको पता है, दिस इज़ अपोजिट ऑफ द चाइल्ड, ये उस बच्चे के बिल्कुल विपरीत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ये उस बच्चे के बिल्कुल विपरीत है। हु हैज़ हैड नथिंग बट मिसफॉर्चून एंड अब्यूज़, ये ठीक ऐसा ही है, उन बच्चों के ठीक बिल्कुल विपरीत है जिनका बिल्कुल मिसफॉर्चून है इस लाइफ में, जीवन क्या उनका मिसफॉर्चून है, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है। एंड अब्यूज, और जो जीवन क्या है वो गंदा जीवन है, मतलब अच्छा जीवन नहीं है, अब्यूजिंग लाइफ है वो जी रहे हैं। ठीक उनके विपरीत ही उन बच्चों का जीवन है जो बिल्कुल पजेसिव एटीट्यूड में पेरेंट्स की, जो अपना जीवन जीते हैं आजकल। तो उनसे कोई अलग जीवन नहीं जी रहे, वो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा राइटर वो मानती हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए स्टोरी लिखती है, तो बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। उनका एक अपना एटीट्यूड है, राय है बच्चों के प्रति।
एंड आई थॉट, और फिर वो कहती है देन एंड आई थॉट दे आर सफरर्स जस्ट एज मच, और मुझे लगता है दे आर सफरर्स, वो बड़ा कष्ट उठाते हैं, वही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जीवन उनका, जस्ट एज मच, ठीक है ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है इस टेस्ट को समझने के लिए, हु डज द राइटर डिस्क्राइब एज सफरर्स। तो यहाँ पे राइटर ने जवाब दिया है इस बिल्कुल सीधे सीधे, समवन हु हैड ए डिफ़िकल्ट अपब्रिंगिंग ऑफ द काइंड दैट ए लॉट ऑफ पीपल डू दीज डेज। तो whom does the writer describe as sufferer? The writer describes the children of these days as sufferers because their parents never allow them to do things by themselves. They have to spend life under observance of their parents, and their parents never allow them to do things willingly by themselves. So the answer is very clear from this very paragraph. Okay, so next question from bookshelf to Diana Vane Jones is, in the letter to the reader at the beginning of the book you describe chairman as being cross-grained. In the letter to the reader at the beginning of the book, किताब के शुरुआत में ही आपने अपने पत्र में पाठकों से यू डिस्क्राइब चायरमैन, आपने चायरमैन का डिस्क्राइब किया, वर्णित किया एज क्रॉस ग्रेन्ड, एक क्रॉस ग्रेन्ड के रूप में। क्रॉस ग्रेन्ड एक टर्म है, आपने उसको यूज़ करके चायरमैन को डिस्क्राइब किया है। दैट इज़ नॉट ए टर्म दैट वी यूज़ मच इन यूएस। ये ऐसा कोई टर्म नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आजकल हम यूएस में यूज़ करते हों। कैन यू डिस्क्राइब व्हाट दैट मीन्स? क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो इस वर्ड का मतलब क्या है, क्या मीन है इसका? तो बुक सेल्फ ने ये क्वेश्चन किया डायना वैने जोन्स से। डायना वैने जोन्स ने रिप्लाई किया है, वेल इट मीन्स इम्पेशेंट, इट मीन्स इम्पेशेंट with most of the way most people do things and not very good tempered with it. Well, it means impatient. इस टर्म का मतलब है impatient, मतलब without any patience, धैर्यहीन होके, अधैर्य, जिसमें धैर्य ना हो, तो इसका मतलब है धैर्यहीनता। with most of the way most people do things, उस धैर्यहीनता से इसका मतलब है जिस तरीके से अधिकतर लोग जो वो काम करते हैं, अपना काम करते हैं, अधीर होकर काम करते हैं, पेशेंस से काम नहीं करते, उस प्रवृत्ति के लोगों के लिए ये टर्म यूज़ की गई है। कहने का मतलब ये है। एंड नॉट वेरी गुड टेम्पर्ड विद इट, और वो अधैर्य महसूस करते हैं, धैर्यहीनता महसूस करते हैं। दे डू द वर्क विदाउट पेशेंस एंड ऑल्सो डू नॉट फील कंफर्टेबल वाइल डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क, और एंड नॉट वेरी गुड टेम्पर्ड विद इट, और वो उस वर्क के साथ अच्छा महसूस नहीं करते। गुड टेम्पर मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते उस काम को करते हुए। तो ऐसे लोगों के लिए टर्म यूज़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक सेल्फ, यू हैव सेड यू डोंट स्टार्ट आउट विद ए थ्रोली प्लॉटेड आउट बुक। आपने कहा था कि आप कोई भी ऐसी कहानी से शुरू नहीं करते, एक ऐसी यू डू नॉट स्टार्ट आउट विद ए थ्रोली प्लॉटेड आउट बुक। आप कभी भी एक ऐसी बुक से शुरू नहीं करते जिसकी कहानी पहले ही पता हो। मतलब थ्रोली प्लॉटेड, प्लॉटेड मतलब कहानी से, जिस कहानी, थ्रोली प्लॉटेड पूर्णतः से, जो प्लॉटेड बुक है जिसकी कहानी पूर्णतः से पहले जानकारी में है, ऐसी बुक को आप कभी नहीं लिखते। वट डू यू स्टार्ट आउट विद, तब आप किस चीज़ के साथ शुरू करते हैं जब आपको कहानी का ही नहीं पता होता बुक की। जो आप बुक लिखते हो वो थ्रोली प्लॉटेड आउट बुक नहीं होती, तो आप अपनी कहानी किस तरीके से शुरू करते हो? व्हेन यू बिगिन राइटिंग, जब कभी भी आप लिखना शुरू करते हो, कोई कहानी शुरू करते हो, तो आप कैसे शुरू करते हो? विदाउट प्लान। तो यहाँ पे रिप्लाई है, आई स्टार्ट आउट विद पीपल वेरी ऑफन। मैं अपनी कहानियों को लोगों के साथ शुरू करती हूँ, मतलब मेरी कहानियों में जो कैरेक्टर है जिनसे मैं डायरेक्ट वो स्टोरी शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे कहने का मतलब जैसे कई बार क्या होता है, राइटर है वो नेचर को डिस्क्राइब करते हैं पहले, जैसे द सन वाज सेटिंग एंड व्हेन रहीम खान वाज रिटर्निंग बैक फ्रॉम हिज फील्ड बेयर फीटेड,
after the plow he was running, and so the cohorts were coming back from द फील्ड्स आफ्टर ग्रेजिंग their cows. तो ऐसे क्या है कि पहले जो जैसे नेचर को डिस्क्राइब कर दिया, फिर उसके बाद फिर वो कहानी शुरू होती थी. लेकिन डायना वैनी जोन्स बोलते हैं कि मैं डायरेक्टली जो पीपल से स्टार्ट करती हूँ, लोगों से स्टार्ट करती हूँ. डायरेक्ट मेरा करैक्टर होता है जो सेंटेंस के शुरू में ही मैं उसको यूज़ करती हूँ. कहने का मतलब ये है, और ये बात यहाँ पे थोड़ा वो क्लियर भी करेंगे. ऑल्सो सम वेरी वेरी क्लियर सीन्स फ्रॉम द मिडल, या कभी कभी मैं जो क्लियर सीन होते हैं बुक में बीच में से भी शुरू कर देती हूँ. जैसे कई बार क्या है कि जैसे कोई करैक्टर है, मान लीजिए यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ. इधर से जो लक्ष्मण और राम भगवान है वो रो रहे हैं, वो परेशान हैं, सीता हरण हो चुका है. फिर लक्ष्मण सोचते हैं, राम भैया को बोलते हैं कि क्यों वो अयोध्या से आए, कैसे उनका जन्म हुआ. तो उनको जैसे फ्लैशबैक, वो पूरी कहानी है वो सोच सोच के अपने भाई को बता रहा है कि हमारे जीवन में क्या हुआ और हम अब कैसी स्थिति में. तो ये क्या फ्लैशबैक होगी ना स्टोरी का, या जो भी कोई कहानी है. फिर उसके बाद से वो क्या करेंगे आगे, श्रीलंका जाएंगे, वहाँ युद्ध की तैयारी करेंगे, ऐसे वो लंका को हराएंगे और फिर सीता को वापस लेकर आएंगे. तो ऐसी एक कहानी क्या मिडिल से स्टार्ट होके दिखाना कभी कहानी को. कई बार क्या है, कहानी अगर शुरू से ही दिखाई जाए कि राजा राम थे, उनके 4 बेटे पैदा हुए, फिर ऐसे विश्वामित्र के आश्रम में गए, वहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, फिर उनका जैसे जनक वगैरह, ठीक है, जनकपुरी में गए, वहाँ पे उनका विवाह हुआ. तो ऐसे ये क्या है, ये शुरुआत में ही है. तो ये कहानी के कहने की टेक्निक होती है, नरेटिव्स टेक्निक इसको बोलते हैं. तो यहाँ पे राइटर बोल रही है, आई स्टार्ट आउट विद पीपल वेरी ऑफन. मैं अपनी कहानियाँ कई बार जो डायरेक्ट लोगों से शुरू कर देती हूँ. और कई बार क्या होता है, ऑल्सो सम वेरी वेरी क्लियर सीन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द बुक. और कई बार क्या होता है, बुक के बीच में से भी मैं कोई सीन से अपनी कहानी को स्टार्ट कर लेती हूँ. एंड यूजली ए नोशन ऑफ हाउ इट इज़ गोइंग टू गो इन द एंड. और प्राय एक और विचार होता है कि एक विचार से मैं शुरू कर देती हूँ. जब उस विचार का ये पता होता है कि अंत में इस विचार के साथ उस एंडिंग कैसी होगी, इस बुक की, उस कहानी की एंडिंग कैसे लेके आनी. तो कई बार ऐसे नोशन के साथ, विचार के साथ मैं स्टोरी शुरू कर देती हूँ. बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस. लेकिन ये अक्सर ये बात नहीं होती, हर बार ये स्थिति नहीं होती. बट इट इज़ द क्लियर पिक्चर फ्रॉम द मिडल दैट इज़ द इम्पोर्टेंट बिट. लेकिन ये पिक्चर क्या होती है, कई बार जो मिडल में, कहानी के बीच में जाकर ही वो क्लियर हो जाती है, तब हमें पता लगता है कि मिडल कितना इम्पोर्टेंट है वहाँ पे. फ्रॉम द मिडल दैट्स द इम्पोर्टेंट बिट, आई थिंक, मेरा ऐसा मानना है. इन द केस ऑफ हाउस ऑफ मैनी वेज, अगर हाउस ऑफ मैनी वेज बुक की बात की जाए, इसकी स्थिति के बारे में अगर बात की जाए, इट वॉज द बिट व्हेन पीटर फर्स्ट कम्स आउट ऑफ द रेन. ये वो प्रकार है, ये वो बात है जहाँ पे पीटर है वो बाहर बारिश में भीगता हुआ अंदर आता है. पीटर फर्स्ट कम्स इन आउट ऑफ द रेन, अंदर आता है वो बारिश से अंदर भीगा हुआ. इनटू ऑल द बबल्स इन द किचन, और पूरे बुलबुलों में वो डूबा हुआ है और किचन में वो आ जाता है. वहाँ पे क्या होता है, चेयरमैन रीचेज आउट, चेयरमैन वहाँ पे पहुँच जाती है. एंड शट्स हिज माउथ विद ए क्लॉप, और एक आवाज़ के साथ, जैसे घोड़े के खुरों की आवाज़ होती है क्लॉप, उस आवाज़ के साथ वो उसके मुंह को बंद कर देती है. बिकॉज दैट फॉर सम रीज़न वाज ए वेरी इंड्यूरिंग इमेज. क्योंकि ये किसी न किसी तरीके की ऐसी इमेज है जो बड़ी लास्ट तक होने वाली है. इंड्यूरिंग इमेज है, लास्ट तक ये इमेज चलने वाली है. एंड आई न्यू दैट वाज इन देयर समवेयर, और इसमें मुझे पता है कि यहीं पे कहीं इसका अंत छिपा हुआ है कहानी का. बट एज आई से, लेकिन जैसे मैं कहती हूँ, द लंबोक, एक लंबोक है जो बड़ा ही बुरी प्रवृत्ति का करैक्टर है. जहाँ तक उसकी बात है, विच केम जस्ट बिफोर दैट, जो कि थोड़ी देर पहले ही आया था. किसके पहले आया था, वो पीटर के थोड़ी सी देर पहले ही आया था. वॉज कम्प्लीटली अनचार्टेड, उसके ऊपर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कुछ बोला नहीं जाता. तो ये चीज़ काफ़ी यहाँ पे देखने वाली है. तो हाउ डज़ द राइटर बिगिन राइटिंग हर नॉवल. तो यहाँ पे
कि राइटर अपनी नॉवल किस तरीके से लिखना शुरू कर देती है। इसके क्वेश्चन इसी पैरे में हैं, पैराग्राफ में है। जैसे उसने यहाँ से कहा है, आई स्टार्ट आउट विद पीपल वेरी ऑफन। फर्स्ट थिंग कि मैं कई बार लोगों से ही शुरू कर देती हूँ। और सेकंड टाइम उसने बोला है ऑल्सो सम वेरी वेरी क्लियर सीन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द बुक, और कई बार बुक के बीच में से ही। और थर्ड जो बात बोली है, एंड यूजली नोशन ऑफ हाउ इट्स गोइंग टू गो इन द एंड, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस, बट इट्स द क्लियर पिक्चर फ्रॉम द मिडल दैट इज़ इम्पोर्टेंट बिट। तो इस तरीके से वो 3 तरीके उसने बताए हैं अपनी जो बुक को शुरू करने के। हाउ डज़ द राइटर बिगिन राइटिंग हर नॉवल, वो कैसे अपने नॉवेल्स को लिखना शुरू करती है। नेक्स्ट यहाँ से When I used to go and visit school, I always used to shock the teachers because I used to tell the kids that I did not plan it out. I waited to see how we got from the beginning to the picture I had got of the middle of the book or somewhere into the book anyway. They were always very shocked because they always insisted on all their kids planning it out in advance. And I did sort of plead with them that this was not always necessary. In fact, some people are better for making it up as it goes along. When I used to go, जब मैं कभी चली जाती हूँ जाने की, जैसे मुझे आदत है, व्हेन आई यूज़ टू गो, जब मैं जाया करती थी, एंड विजिट स्कूल्स, और स्कूलों में विज़िट किया करती थी। आई ऑलवेज यूज़ टू शॉक द टीचर्स, तो क्या होता था, मैं टीचरों को हैरान कर देती थी। कैसे? बिकॉज आई यूज़ टू टेल द किड्स, क्योंकि मैं उनके स्कूल में बच्चों को बताया करती थी दैट आई डिड नॉट प्लान इट आउट, कि मैंने वो कहानी है वो प्लान नहीं की। जब बच्चे पूछते कि कहानी कैसे लिखी है, कोई भी पूछता, तो मैं उनको बताती कि आई डिड नॉट प्लान इट आउट, मैंने इस कहानी को प्लान नहीं किया, बगैर सोचे लिख दी है। आई वेटेड टू सी हाउ वी गोट फ्रॉम द बिगिनिंग, आई वेटेड टू सी हाउ वी गोट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द पिक्चर आई हैड गोट ऑफ द मिडल ऑफ द बुक और समवेयर इन टू द बुक एनीवे। मैं इंतज़ार करती हूँ, मैंने उनको बताया कि मैं इंतज़ार करती हूँ, आई वेटेड टू सी हाउ वी गॉट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द पिक्चर, कि मैं कैसे शुरू से उस तस्वीर पे पहुँचती हूँ, किसी बुक के बीच में जो कोई एक स्थिति होती है, कैसे उस स्थिति तक पहुँचती हूँ। मैंने उसको बताया आई हैड गॉट ऑफ द मिडल ऑफ द बुक, जो मैंने स्थिति बुक के बीच में मुझे मिलती है, तो मैं उस स्थिति तक कैसे पहुंचती हूँ। कोई बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन और बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, या कोई कंट्रोवर्सी, या कोई भी किसी किस्म का वहाँ पे एलिमेंट होता है जो नेगेटिव टेक्निक एलिमेंट होते हैं, तो उस तक मैं उस पॉइंट तक कैसे पहुँचती हूँ। मैं उनको जब बताती कि इसके बारे में कभी प्लान नहीं करती, और समवेयर इनटू द बुक, या कहीं पे भी बुक है जो मैं लिख रही हूँ, उसमें कहीं पर आखिर किसी सीन पर मैं कैसे पहुँचती हूँ, एनीवे किस तरीके से पहुँचती हूँ। दे वर ऑलवेज वेरी शॉक्ड, और जब उनको पता लगता है तो उनको काफ़ी हैरानी होती है, बिकॉज दे ऑलवेज इंसिस्ट ऑन ऑल देयर किड्स प्लानिंग इट आउट, क्योंकि वो हमेशा से अपनी क्लास में अपने बच्चों को इंसिस्ट करते हैं कि कोई भी चीज़ है वो प्लान करें इन एडवांस, पहले ही वो प्लान करें। एंड आई डिड सॉर्ट ऑफ प्लीड विद दैम दैट दिस वाज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, और फिर मैंने उनको एक तरीके से प्रार्थना के रूप में कहा कि चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ज़रूरी हो कि चीज़ों को प्लान करके ही लिखा जाए। आप बगैर प्लान के भी लिखना शुरू कर सकते हैं, और बड़े अच्छे से उसको सोच समझ के आप आगे बढ़ा सकते हैं। In fact, some people are better for making it up as it goes along. कई लोग क्या होते हैं, बड़े माहिर होते हैं, बड़े उनको अच्छा होता है कि वो लिखते लिखते उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लिख देते हैं। जब वो लिखना शुरू कर देते हैं, मान लीजिए आप कोई पॉइंट पकड़ लीजिए कि एक जंगल में एक ऋषि मुनि रहते थे। अब यहाँ से पॉइंट पकड़ लिया, अब सोचते रहे, आगे बढ़ाते रहे, उस कहानी को बढ़ाते रहे, क्या पता वो कहानी कहाँ पे पहुँचेगी। अब धीरे धीरे उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग, तो लिखने का एक तरीका है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिखने बैठेंगे। यहाँ पे मोटिवेट कर रही है इस तरह से राइटर बच्चों को कि आप लिखें, बस लिखना शुरू करें, जैसे आपके अंदर विचार आते जाते हैं तो आप लिखते रहे।
कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती कि पहले मुझे कहानी का पता हो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ और फिर ही उस चीज़ को लिखूँ। नहीं, आप अपनी इमेजिनेशन को विंग्स कीजिए, उसको थोड़ा सा लेके जाइए और तब आपको लगेगा कि दैट यू हैव रिटन द बेस्ट स्क्रिप्ट। let your imagination wander here and there, just go to wings, and then you found that you have really touched a very interesting account. Next, if I try to plan anything out in that kind of detail, it just goes completely blank on me. If I try to plan anything, अगर मैं किसी चीज़ को योजना भी कर लेती हूँ उसको लिखने से पहले, इन दैट काइंड ऑफ डिटेल, किसी डिटेल में, इट जस्ट गोज़ कम्प्लीटली ब्लैंक ऑन मी। और बाद में क्या होता है, ये मेरे बिल्कुल वो ब्लैंक हो जाती हूँ जब मैं लिखने बैठती हूँ। पहले वो चीज़ मैंने प्लान की, मेरे पास सब कुछ है, बट बाद में वो चीज़ मेरे माइंड में ही नहीं रहती, मैंने क्या चीज़ प्लान की थी, ब्लैंक हो जाती हूँ मैं। एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड वट आई हैव रिटन एज ए प्लान, और मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने प्लान के रूप में क्या सोचा था, क्या लिखा था। आई जस्ट फाउंड ए प्लान सेवरल वीक्स एगो, मुझे कई हफ्ते पहले एक प्लान मिला जो मैंने लिखा हुआ था, बनाया हुआ था किसी बुक को लिखने के लिए। एक्चुअली व्हेन आई वाज लुकिंग थ्रू स्टफ़ टू सी, जब मैं इसकी विषय वस्तु को, इसकी स्टफ़ को देख रही थी कि मैंने क्या लिखा है, व्हाट आई हैव गॉट, मैंने क्या लिखा है तो मुझे क्या मिलता है वहाँ पे। एंड आई लुकड एट दिस प्लान, और जब मैंने इस प्लान को देखा, एंड आई न्यू इट वॉज नॉट एनी प्लान ऑफ एनी बुक, ये किसी किताब का प्लान नहीं लग रहा था मुझे। दैट आई एक्चुअली रिटन, जो मैंने हैड एक्चुअली रिटन, जो मैं वाकई में वहाँ पे लिखा था, मुझे कोई प्लान तो लग ही नहीं रहा था किसी भी एंगल से। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ वट आई हैड डन, और मैंने क्या किया था इसका मैं एक भी वर्ड नहीं समझ पाई, जो मैंने खुद किया था, खुद प्लान किया था कि मैं क्या लिखूँगी, इस बुक को कैसे लिखूँगी, ये सब चीज़ें मुझे वहाँ पे पता थी जब मैंने इसको प्लान किया। लेकिन जब मैं लिखने बैठी उस बुक को तो बिल्कुल माइंड में नहीं रही कोई बात ऐसी। इट वॉज जस्ट लाइक द मैप चेयरमैन ट्राइज टू गेट टू द प्लेस विद, ये ठीक उसी मैप का तरीका था जिस तरीके से चेयरमैन है ट्राइज टू गेट टू द प्लेस विद, जिसके बारे में मैंने जैसे चेयरमैन को लिखने के लिए कोशिश की थी, ठीक ऐसे ही ये मैंने पहले उसको प्लान किया, लेकिन बाद में मुझे पता ही नहीं लगा मैंने क्या लिखना है उसमें, क्या नहीं लिखना है। तो ऐसे मेरे साथ चेयरमैन में भी हुआ। चेयरमैन इज़ द नेम ऑफ द नॉवल रिटन बाय डेना वैनी जोन्स, एंड इट्स ऑल्सो द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल। रिमेंबर दिस माई डियर स्टूडेंट्स। ऑल ट्विस्टिंग एंड कम्प्लीटली ऑब्स्क्योर, ये मेरे को बड़ा ट्विस्टिंग लगा, बड़ा ऑब्स्क्योर लगा, बड़ा अजीब सा लगा। एंड आई हैड लेफ्ट लिटिल नोट्स फॉर माई सेल्फ विद विच वर ऑल्सो ऑब्स्क्योर, और फिर मैंने वहाँ पे कुछ नोट्स भी छोड़ दिए जो मुझे बड़े ऑब्स्क्योर लगे, बड़े अजीब से लगे लिखने में भी। मैंने क्या लिखा है मैं खुद ही नहीं उनको समझ पाई। गुडनेस नोज व्हाट आई मेंट, केवल भगवान ही जाने मैंने क्या प्लान किया था, मैं क्या लिखने जा रही थी, क्योंकि जब मैं लिखने बैठी आई गॉट सडनली ब्लैंक ऑल अबाउट माई प्लान, आई हैड नथिंग लेफ्ट इन माई माइंड टू राइट अबाउट। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बाय बुक सेल्फ टू डेना वैनी जोन्स। बैक when I first interviewed you about 18 years ago, you told me that you wrote the first drafts of your books in longhand, sitting in your armchair. Do you still do that? Back when I first interviewed you about 18 years ago, पीछे जब 18 वर्ष पहले मैंने आपको इंटरव्यू किया था, यू टोल्ड मी, आपने मुझे बताया था, दैट यू रोट योर फर्स्ट ड्राफ्ट्स ऑफ योर बुक्स, कि आपने अपनी बुक के जो पहले ड्राफ्ट है वो इन लॉन्ग हैंड आपने राइट किया है। इन लॉन्ग हैंड मीन्स आपने टाइप राइटर से उनको राइट किया है, या फिर कंप्यूटर टाइपिंग आपने किया है, या शॉर्ट हैंड में मैनुअली उनको किया है। ऐसा वहाँ पे आपने मुझे बताया था। सिटिंग इन योर आर्म चेयर, आपने अपनी आर्म चेयर में बैठ के उनको ऐसे लॉन्ग हैंड में उनको राइट किया है। डू यू स्टिल डू दैट, क्या आज भी आप ऐसा ही करते हो कि लॉन्ग हैंड में अपनी जो स्टोरीज है वो लिखते हो पहले? आई डू, हाँ मैं करती हूँ ऐसा।
इट्स द ओनली वे आई नो हाउ टू वर्क, क्योंकि यही तरीका है जिस तरीके से मैं काम को कर सकूँ. बिकॉज आई स्टिल फाइंड एनी वर्क, any kind of machine, a typewriter in the early days and a computer nowadays, to be a sort of block between me and the story. Because I still find any kind of machine, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी किसी प्रकार की मशीन है, चाहे वो टाइपराइटर है पहले के दिनों से या फिर वो कोई कंप्यूटर है आजकल का, टू बी ए सॉर्ट ऑफ ब्लॉक, वो एक प्रकार का ब्लॉक है बिटवीन मी एंड द स्टोरी, मेरे और स्टोरी के बीच में जो मैं स्टोरी लिखने जा रही हूँ. एंड सिंस आई हैव लर्न टू राइट लेबोरियसली एज ए चाइल्ड, और जब से मैंने बचपन से ही लेबोरियसली बड़ी मेहनत से एक बच्चे के रूप में ही मैंने लिखना शुरू किया था, आई नाउ इट नाउ अ सेकेंड नेचर एंड इट डजेंट गेट इन द वे ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. अब ये मेरी सेकेंड नेचर बन चुका है एंड इट डजेंट गेट इन द वे ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, ये मेरे रास्ते में नहीं आता जो मैं कह रही हूँ, तो वहाँ पे ये मेरे रास्ते में नहीं आता वो. एंड सो आई रियली प्रेफर दैट, और इसीलिए मैं इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ, इसको बेहतर मानती हूँ. आई मीन आई कैन राइट स्ट्रेट ऑन टू ए मशीन, मेरे कहने का मतलब है मैं सीधे सीधे एक मशीन के माध्यम से लिख सकती हूँ. बट आई डोंट लाइक डूइंग दैट, मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता. इट अल्टर्स माई स्टाइल क्वाइट कंसिडरेबली, ये मेरे स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर देता है. अल्टर्स चेंज कर देता है, एंटर चेंज करते हैं मेरे स्टाइल को कंसिडरेबली, बहुत हद तक. आई फाइंड दैट ऑन ए मशीन माई सेंटेंसेस गेट क्वाइट लॉन्ग एंड इन्वॉल्व, मुझे लगता है कि मशीन पर मेरे द्वारा लिखे गए सेंटेंसेस वो लंबे हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं. एंड आई डोंट लाइक दैट, और ऐसी चीज़ मुझे पसंद नहीं आती. बिकॉज इट्स नॉट ईजी फॉर चिल्ड्रन टू रीड, क्योंकि वो पढ़ने के लिए बच्चों के लिए आसान नहीं हो पाती. आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे कहने का मतलब है अधिकतर समय वो बच्चों को आसान नहीं लगती. आई डू स्टडी to make sure that these are sentences that are not difficult to grasp. मैं बार बार उनको पढ़ती हूँ ये जानने के लिए कि ये सेंटेंस इतने मुश्किल ना हो कि इनको समझना में दिक्कत हो. नॉट डिफ़िकल्ट टू ग्रैस्प मीन टू अंडरस्टैंड, उसको पढ़ने में समझने में दिक्कत ना है. बिकॉज दैट सीम्स टू बी द मेन सीक्रेट अबाउट मेकिंग इट ईजियर टू रीड, क्योंकि यही लगता है मुझे कि एक सीक्रेट है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आसान बनाने का, कि उसको बार बार पढ़े और उसको ठीक करे, इजी करे. आई मीन यू वांट इट चॉप्ड इनटू लेंथ्स दैट यू कैन हैंडल, मेरे कहने का मतलब भी आप इसकी लंबी लंबी जो लाइनों को छोटे लेंथ में कह दे ताकि आप उनको अच्छे से हैंडल कर सके, समझ पाएँ. नेक्स्ट क्वेश्चन बाय बुक सेल्फ टू Dana Jones. So you write first in longhand and then you rewrite a lot. Is that still so? तो आपके कहने का मतलब है कि आप पहले लॉन्ग हैंड में लिखते हो, मतलब प्रिंटर से लिखते हो, टाइपराइटर से लिखते हो, और फिर उनको काफ़ी रीराइट करते हो, दोबारा लिखते हो. इज़ दैट स्टिल सो? क्या आज भी आप ऐसा ही करते हैं? आई डू, मैं ऐसा ही करती हूँ. आई लाइक ओनली टू डू इट ट्वाइस, मैं इसको केवल 2 बार ही करना पसंद करती हूँ. बट मोस्ट एडिटर्स डोंट शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अधिकतर जो एडिटर है मेरे इस विचार से सहमत नहीं होते, माई पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे दृष्टिकोण से सहमत नहीं होते. यस, आई शिट डाउन इन फ्रंट ऑफ वट एवर मशीन इट इज़ एंड आई से नो दिस इज़ द फाइनल, द परफेक्ट ड्राफ्ट. मैं आई सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ वट एवर मशीन इट इज़, कोई भी मशीन है मैं उसके सामने बैठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ नाउ दिस इज़ द फाइनल, कि अब ये फाइनल है, द परफेक्ट ड्राफ्ट, और ये परफेक्ट ड्राफ्ट हो गया. दिस टेक्स ए लॉन्ग टाइम, और ऐसा करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है. बिकॉज आई हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग इन रिलेशन टू एवरी अदर बीट, क्योंकि मुझे हर चीज़ को बार बार देखना होता है, पढ़ना होता है, हर दूसरी चीज़ के संबंध में. टू एवरी अदर बीट मतलब कुछ दूसरी अलग हर चीज़ के संबंध में. एंड डू ए लॉट ऑफ री राइटिंग, और काफ़ी सारी वहाँ पे बार बार उसको लिखना पड़ता है. एक्चुअली सो वेरी स्लोली, वहाँ मुझे लिखना पड़ता है सो वेरी स्लोली, इसलिए बहुत धीरे धीरे होता है. बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ एवरी वर्ड, क्योंकि वहाँ पे हर प्रकार का वर्ड होता है,
एंड एवरी सेंटेंस एंड एवरी पैराग्राफ, हर सेंटेंस हर पैराग्राफ उसको बार बार करके देखना होता है. लॉट ऑफ रीराइटिंग वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है. बट ऑल्सो एवरी सीन इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द बुक, और हर एक सीन को मुझे देखना होता है ताकि दूसरी काफ़ी जो बुक है उसके संबंध में, पूरी बुक के संबंध में हर सीन को जांचना परखना होता है. समटाइम्स दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज, कई बार तो इसको ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल सा लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्चुअली how so many ways did not need a lot of rewriting. It was quite surprisingly itself right from the beginning. वास्तव में जो हाउ सो मैनी वेज हैं बुक, ये नावल जो आपने लिखा है, इसमें काफ़ी सारी रीराइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी. इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंगली इटसेल्फ फ्रॉम द बिगनिंग. ये शुरुआत से ही बिल्कुल काफ़ी अजीब सा रहा था, वो काफ़ी आश्चर्यजनक रहा था कि इसमें कोई रीराइटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. वाई डज़, यहाँ पे क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के लिए, वाई डिड नॉट हाउस ऑफ मैनी वेज रिक्वायर रीराइटिंग. क्यों हाउस ऑफ मैनी वेज जो नावल है डायना वेने जोन्स का, उसको काफ़ी सारी रीराइटिंग की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी. तो ये चीज़ है, इसका क्वेश्चन का अभी आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा. नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे मिल तो गया इसका आंसर. Why did not how so many ways require rewriting? Actually, how so many ways did not require a lot of because it was quite surprisingly itself from the right beginning. क्योंकि ये शुरू से ही काफ़ी सारा अजीब रहा था, बड़ा आश्चर्यजनक रहा था, इसी वजह से इसमें लॉट ऑफ रीराइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय बुक सेल्फ टू डायना वेने जोन्स. Do you find yourself working exclusively on one book at a time, or do you spend time thinking about books in other worlds? क्या आप जब लिख रही होती हैं क्या एक्सक्लूसिवली एक ही बुक को लिखती है वन टाइम पे, और डू यू स्पेंड टाइम थिंकिंग अबाउट बुक्स इन अदर वर्ल्ड, या फिर जो दूसरे विषयों से रिलेटेड, अदर वर्ल्ड से रिलेटेड जो बुक्स है, वो कहानियाँ, उनको भी आप साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे लिख लेती हैं, या एक ही राइटिंग है जो एक ही कहानी है उस पर पूरा फोकस करके उसको पहले फिनिश करती हैं. क्वेश्चन है ये. तो यहाँ पे डायना वेने जोन्स रिप्लाई करते हैं, वेल व्हाट सीम्स टू हैपन इज़ लाइक व्हेन यू आर गेटिंग योर टीथ व्हेन यू आर ए किड, व्हेन द सेकंड टीथ ग्रो अप अंडरनीथ द लिटिल टीथ. It's like that, and I don't actually try to think about it that much because I know that something is happening down there. And what often happens actually is that somebody asks me for a short story when I am in the middle of a book. This seems to happen quite a lot lately. I don't find any trouble in stopping for a while and writing the short stories. If I got an idea, that is, and I usually do seem to have, one that is not big enough to make into a long book, but meanwhile something is happening in the primordial mass at the bottom of her brain. Primordial mass at the bottom of her brain. I just wait patently for it to pop up like a huge bubble or something. Well, what seems to happen is just like when you are getting your teeth when you are a kid. इसका what seems to happen इसमें क्या होता है कि इज लाइक when you are getting your teeth, ये वो ऐसी स्थिति होती है जब आपके दांत निकल रहे होते हैं. when you are a kid, जब आप एक बच्चे होते हैं. when the second teeth grow up underneath the little teeth, और जब आपके जो टीथ के नीचे एक दूसरा दांत निकल आता है, सेकंड टीथ आ जाता है. इट्स जस्ट लाइक दैट, ये ठीक उसी तरीके से होता है. आई डू नॉट एक्चुअली गो ट्राई टू थिंक अबाउट इट दैट मच, और एक्चुअली मैं इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करती. बिकॉज आई नो दैट समथिंग इज़ हैपनिंग डाउन देयर, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है. एंड
वट ऑफन हैपन्स, और जो प्राय होता है एक्चुअली वास्तव में, इज़ दैट समबडी आस्क्ड मी फॉर ए शॉर्ट स्टोरी, कि ये ऐसा होता है कि कोई ना कोई मुझे एक छोटी कहानी के लिए मांग कर लेता है, वाइल आई एम इन द मिडल ऑफ ए बुक, जब मैं कोई एक बड़ी कहानी, एक नॉवल लिख रही होती हूँ, उसी दौरान क्या होता है कि कोई मुझे कहानी लिखने के बारे में बोल देता है, कहानी चाहता है मेरी ओर से। तो ये वैसी ही स्थिति होती है, ठीक जैसे एक बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं और अचानक से एक दांत के नीचे फिर एक छोटा दांत निकल आए, तो ये स्थिति इट्स लाइक दैट, ठीक वैसी स्थिति होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बुक के बीच में कोई छोटी डिमांड मेरे पास आ जाती है लिखने के लिए। एंड वट ऑफन हैपन्स एक्चुअली इज़ दैट समबडी आस्क्ड मी फॉर ए शॉर्ट स्टोरी व्हाइल आई एम इन द मिडल ऑफ ए बुक। दिस सीम्स टू हैपन क्वाइट ए लॉट, और ये अक्सर कई बार ही हो जाता है लेटली, बाद में तो कई बार हुआ ही है लेटली। आई डोंट फाइंड एनी ट्रबल इन स्टॉपिंग फॉर ए वाइल, मुझे थोड़ी देर रुक के कोई चीज़ लिखना, उसमें मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं आती। एंड राइटिंग द शॉर्ट स्टोरी, और जहाँ तक छोटी कहानी लिखने की बात है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। यू हैव गोट एन आइडिया, अगर आपको कोई एक मन में ख्याल आ जाए, विचार हो जाए, दैट इज़ बस इतना ही काफ़ी होता है। एंड आई यूजली डू सेम टू हैव, और मुझे तो अक्सर बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। यू नो वन दैट इज़ नॉट बिग इनफ टू मेक इन टू ए लॉन्ग बुक, आपको पता है कि कई बार क्या होता है, वन दैट इज़ नॉट बिग इनफ, कि कोई इतना बड़ा विचार नहीं होता कि उसके लिए एक बड़ी बुक लिखने की ज़रूरत हो, तो छोटा विचार होता है, उनके ऊपर कहानियाँ आसानी से बन जाती हैं। बट मेन वाइल समथिंग इज़ हैपनिंग इन द प्रिमोर्डियल मार्स, कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, आदि मस्तिष्क में, आदि मानव से टाइम से जो रिलेटेड है, हमारे आदि मस्तिष्क में, यानी पुराने जो दिमाग हैं, प्री हिस्टोरिक मैन जैसे माइंड है, जब वहाँ से संरचना पड़ी है, उस माइंड में, उसके मार्स में, उसके ग्राउंड में, एट द बॉटम ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन में, कि कुछ न कुछ वहाँ पे भी घटित हो रहा होता है। एंड आई जस्ट वेट पेशेंटली फॉर इट टू पॉप अट लाइक ए ह्यूज बबल और समथिंग, और इसके लिए क्या कि मुझे बिल्कुल धैर्य से इंतज़ार करना होता है कि कब ये पॉप अप करेगा, एक जैसे बड़े से बुलबुले की तरह और समथिंग, या किसी और चीज़ की तरह मेरे माइंड में, और मैं इसको लिख दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फर्स्ट बुक्स वर पब्लिश्ड इन 1970, आपकी जो किताब है पहली वो 1970 में पब्लिश हुई, विच मीन्स दैट मैनी ऑफ योर रीडर्स हैव ग्रोन अप विद योर बुक्स एंड कंटिन्यू टू बी फैंस इवन एज एडल्ट्स। आपकी बुक है वो पहली बार 1970 में पब्लिश हुई, विच मीन्स दैट मैनी ऑफ योर रीडर्स हैव ग्रोन अप, जिसका मतलब है उसके बाद से आपके बहुत सारे पाठक हैं जो आपकी कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं, उनकी मात्रा में, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है विद योर बुक्स, आपकी किताबें पढ़ने वालों की। एंड कंटिन्यू टू बी योर फैंस इवन एज एडल्ट्स, और वो आपके बड़े हो गए हैं वो बच्चे, लेकिन आज भी आपके वो फ़ैन हैं, बिल्कुल आपके प्रशंसक हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहने का मतलब है, अ लॉट ऑफ लेटर्स आई गेट आर फ्रॉम स्टूडेंट्स, बहुत सारे पत्र हैं जो मुझे विद्यार्थियों की तरफ से प्राप्त होते हैं, यूजली इन देयर फर्स्ट ईयर एट यूनिवर्सिटी, जो प्राय यूनिवर्सिटी में अपने पहले प्रथम वर्ष के दौरान पढ़ाई कर रहे होते हैं। व्हेन दे हैव नॉट सेटल डाउन एंड दे आर फीलिंग अपसेट, जब वे वहाँ पे बैठे नहीं होते और वो बड़ा अपसेट फील कर रहे होते हैं। यू नो हाउ समटाइम्स इट कैन बी वेरी लोनली, कि कैसे ये कई बार उनको एकांत सा वहाँ पे महसूस होता है, कितना बोर्डम वो फील करते होंगे वहाँ पे, एंड डिस्टर्बिंग फील करते होंगे। एंड देन दे राइट टू मी एंड दे से, और तब वो मुझे लिखते और कहते हैं, आई शुड हैव बीन वर्किंग बट आई हैव बीन रीडिंग योर बुक्स अगेन, मुझे तो वर्क करना चाहिए था, वहाँ पे जाके पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं तो आपकी ही पुस्तकें जो बचपन में पढ़ता था वो आज भी पढ़ रहा हूँ, विच इज़ वेरी नाइस, इट जस्ट शोज दैट दे गो एंड रियली, ये बहुत अच्छा होता है, इसका मतलब है कि वो आज भी ऐसे ही मेरे फ़ैन बने हुए हैं रियली में, इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड दे आर स्टिल माई फैंस, big fans. The writer here means to say that. The even more startling thing is that these days people are beginning to write theses and books about me. And you know, these books are written by someone called Johns. And I keep thinking, who is this Johns?
and they find things in the books that are definitely there and of them, but I have not realized they were. द इवन मोर स्टार्टलिंग थिंग, सबसे ज़्यादा हैरानी कर देने वाली बात यह है, स्टार्टलिंग थिंग, सरप्राइजिंग, मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज़ देयर दैट दीज डेज पीपल आर बिगिनिंग टू राइट थीसिस, कि आजकल लोग हैं जो थीसिस लिख रहे हैं सर डायना वैने जोन्स की बुक्स के ऊपर। बच्चे थीसिस लिख रहे हैं, स्टूडेंट थीसिस लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, एंड बुक्स अबाउट मी, और मेरे बारे में किताबें लिख रहे हैं। ये बड़ी ग्रेट थिंग है। एंड दीज बुक्स आर रिटन बाय समवन कॉल्ड जॉन्स। और हाँ, ये पता है आपको बुक्स ये कौन लिख रहा है? ये कोई जॉन्स नाम का बच्चा होता है जो लिख रहा होता है। और बहुत सारे, इट मीन्स द राइटर हेयर मीन्स दैट देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु राइट्स अबाउट हर एट यूनिवर्सिटी लेवल। एंड आई कीप थिंकिंग, और मैं उनके बारे में सोच रही होती कि कौन जॉन्स, किसने मेरी बुक लिखी है। तो ऐसे वो राइटर के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉमन से लगते हैं उनको। हु इज़ दिस जॉन्स, ये जॉन्स कौन है? एंड दे फाइंड थिंग्स इन द बुक्स दैट आर डेफिनेटली देयर, और उनको मेरी बुक्स में वो चीज़ें मिल जाती हैं जो उनको चाहिए, वो डेफिनेटली वहीं पे उनको मिलती हैं। एंड दे फाइंड थिंग्स इन द बुक्स दैट आर डेफिनेटली देयर, ऑल ऑफ देम, बट सभी को तकरीबन। लेकिन आपको पता है, आई हैडंट रियलाइज दे वर, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि वे वहाँ पे हैं। उन बच्चों को वो चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि वे वहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग एल्स दैट इज़ comforting about your books is a theme that runs through so many of them that everyone has different abilities. Something else दैट इज़ कम्फर्टिंग अबाउट योर बुक्स इज़ ए थिंग, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपकी बुक्स में बड़ी कम्फर्टिंग मुझे लगती हैं, और वो उनकी एक थीम कि दैट रन्स थ्रू सो मैनी ऑफ देम, और जो बहुत सारी आपकी बुकों में वही थीम झलकती है। दैट एवरी वन हैज़ डिफरेंट एबिलिटीज़, की हर व्यक्ति की अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग योग्यताएँ होती हैं। येस दैट्स राइट, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। and that some of those abilities come disguised as disabilities, और उन कुछ योग्यताओं में से बहुत सारी जो अयोग्यताओं का वेश धारण करके हमारे पास होती हैं, वो शुरू में लगती है ये हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं, वो ऐसे डिस्गस्ड होके आती हैं, ऐसे वेश धारण करके आती हैं, इस अपीयरेंस में आती है, बट लेटरली एज दे आर डिस्कवर्ड एज एबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ किस में? एबिलिटीज़ के रूप में निखर जाती है, वो ऐसे डिस्कवर होती है। तो कई बार इंसान की जो डिसेबिलिटी है, उसकी अयोग्यता, वो उसकी योग्यता बन जाती है, और यहाँ पे ये बात राइटर ने प्रूव की है एक एग्जाम्पल देकर। आई थिंक आई हैव थॉट अबाउट दिस फेयरली इंटेंसली, मुझे लगता है कि आई हैव थॉट अबाउट दिस फेयरली इंटेंसली, मैंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े फेयरली और बड़े गहरे रूप से एक चीज़ खुद महसूस की है। बिकॉज आई एम डायलैक्सिक, क्योंकि मैं डायलैक्सिक हूँ। डायलैक्सिक एक ऐसा रोग होता है जो रीडिंग राइटिंग से रिलेटेड होता है, जैसे डिस्कैलकुलिया ये गणित से संबंधित होता है, कैलकुलेशन से संबंधित होते हैं। डिस्ग्राफिया राइटिंग से संबंधित होते हैं। ये रोग होते हैं स्टूडेंट्स के। तो कुछ डायलैक्सिक जो रोग था वो उससे सफ़र करती थी राइटर डायना वैने जोन्स। ये ऐसा रोग होता है जिसमें रीड और राइटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, लर्निंग में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। ऐसे एक डिस्कैलकुलिया होती है, उसमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में स्टूडेंट को दिक्कत आती है। डिस्ग्राफिया में बच्चे हैंड राइटिंग साफ़ नहीं हो पाती। तो ऐसे ही कई सारे ऐसे रोग होते हैं। तो जो डायलैक्सिक जो रोग हैं, डायस्लेक्सिक, उससे जो राइटर है वो बड़ी सफ़र करती थी, बड़ा दिक्कत आती थी उसको। आई थिंक आई हैव थॉट अबाउट दिस फेयरली इंटेंसिवली, मुझे लगता है कि मैंने ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से और बड़े गहरे रूप से समझी है, क्योंकि आई एम डायस्लेक्सिक, मैं डायलैक्सिक हूँ माई सेल्फ खुद। एंड इट वॉज़ पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट टू लर्न टू राइट, और मेरे लिए विशेषतः किसी चीज़ को याद करना और लिखना मेरे लिए डिफ़िकल्ट टू लर्न टू राइट।
किसी चीज़ को लिखना याद नहीं रहता। नॉट सो मच टू लर्न टू रीड, और न ही इतना ज़्यादा मुझे पढ़ा लिखा याद रहता है। एंड आई स्टिल इफ़ आई एम ए बिट टायर्ड, और तब भी अगर मैं कभी थकी हुई होती हूँ, एंड नॉट क्वाइट वेल, और ठीक महसूस नहीं कर रही होती हूँ, आई स्टिल कैन नॉट रिमेंबर विच वे अबाउट दिस एंड बिस्को, तो मुझे ये नहीं पता होता कि मुझे याद नहीं रहता कि किस रास्ते जाऊँ किस रास्ते न जाऊँ। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, ये अजीब से प्रकार की चीज़ होती है। ओ एंड आई हैव फेल्ड 3 ड्राइविंग टेस्ट बिकॉज द एग्जामिनर सेड टर्न राइट, और इसी वजह से मैं अपने 3 ड्राइविंग टेस्ट है वो उनमें फ़ेल हो चुकी हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे कहा कि मैं राइट टर्न करूँ, विच इज़ इन इंग्लैंड द डिफ़िकल्ट वे टू टर्न, जिसका इंग्लैंड में मतलब होता है कि कोई एक बड़ा मुश्किल तरीके से मुड़ना। द डिफ़िकल्ट वे टू टर्न, घूमने के लिए एक बड़ा डिफ़िकल्ट वे होता है ये इंग्लैंड में। दैट इज़ वट ही मेंट मी टू डू, ये चीज़ वो मेरे से कहना चाहते थे। टू क्रॉस द ट्रैफिक, कि मैं ट्रैफिक को क्रॉस करूँ। एंड आई टर्न लेफ़्ट इंस्टेड, और मैंने इसकी बजाय उनकी बात को कुछ और समझा, और मैं आई टर्न लेफ़्ट इंस्टेड, मैं इसकी बजाय लेफ़्ट में मुड़ गए, इंस्टेड की बजाय। लास्ट क्वेश्चन बाय बुक सेल्फ टू डैना वैने जोन्स थ्रू फोन at her residence. His bookshelf is talking to Diana Wynne Jones, the famous writer of Kids World. What are you are working on now? What are you working on now? आप आजकल क्या बुक है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, कौन सी पुस्तक लिख रहे हो आप? आई एम वर्किंग ऑन ए वन ऑफ, मैं एक वन ऑफ बुक है उसको राइट कर रही हूँ, मतलब विच इज़ नॉट ए सीरीज और पार्ट ऑफ अनदर story series or book series or novel series. That's the only one independent story she is writing about, means to say I am working on a one off, मैं एक one off पे काम कर रही हूँ, which is so extraordinary I cannot at the moment describe it, जो बिल्कुल एक extraordinary है, बड़ी असाधारण सी कहानी है जिसको इस पल में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी, because I am not able to describe it completely here. I have not finished it, मैंने अभी तक इसको फिनिश नहीं किया। आई हैव नॉट येट फिनिश्ड इट, आपको पता है इट्स ए रियल पजलर, ये बड़ी पजलर है, बड़ी कन्फ्यूजिंग स्टोरी है दिस वन, ऐसी ये कहानी है। बट आई विल टेल यू इट्स टाइटल, लेकिन मैं आपको इसका टाइटल ज़रूर बता सकती हूँ, और इसका टाइटल है इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड एनचेंटेड ग्लास, और श्योरली इसका जो टाइटल है एनचेंटेड ग्लास होने जा रहा है, मीन्स जादुई शीशा इसका शीर्षक होगा। दैट साउंड्स वेरी, बड़ा अच्छा लगा ये। इट साउंड्स इंटरेस्टिंग डजंट इट, ये बड़ी मज़ेदार बात लगी, क्या ऐसा नहीं है? ये बहुत ही ऐसा है। तो बच्चों, इसके राइटर हैं किट एल्डरडाइस। आपको ये स्टोरी कैसे लगी, इसकी ट्रांसलेशन आपको कैसी लगी, कितनी आपके समझ में आई है, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर आप अपने जिस भी तरीके से कॉल करके, या कैसे भी आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के लिए, तो ऐसा आप इस तरीके से मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि फीडबैक मैं ज़रूर देखता हूं। तो आप यूट्यूब पे इस वीडियो के एंड में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, कोई अगर आपको प्रॉब्लम आई है तो। बच्चों, फिर मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ, आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या करेंगे, आप इसको पढ़े या पहले पढ़े या बाद में, एक बार पढ़ लेने से पहले या पढ़ने के बाद आपको जो भी वर्ड इसमें डिफ़िकल्ट लगते हैं, मान लीजिए अबाउट, आपको नहीं पता अबाउट क्या होता है। अबाउट मीन्स थिंग्स विच एग्जिट इन लार्ज नंबर, कोई ऐसी चीज़ें जो काफ़ी संख्या में किसी चीज़ से निकलती हों। तो ऐसे जैसे मीनिंग आपको लर्नी है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आप पहले करते थे, आप अपनी नोटबुक में इधर है जो वर्ड को राइट करेंगे और इधर उसका मीनिंग राइट करेंगे, और अगर आप चाहें तो उसका सेंटेंस भी बनाएं अच्छे से, ठीक है बेटा। और साथ में ही प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने डिक्टेशन किया है इस वर्ड का, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने देखनी है, और साथ में इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मीनिंग मतलब एक जो उसकी सेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि उसको आप इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे, किस किस सिचुएशन आप उसको यूज़ करेंगे, फर्स्ट थिंग ये। फिर उसके बाद हर एक चैप्टर को आपने डिक्टेशन करने के बाद, उसकी वर्ड मीनिंग होने के बाद, जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, उसके आफ्टर उसके जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन A B C,
ये 3 पार्ट है, इनके क्वेश्चंस आप पेन से लिखते हैं और आंसर कैसे पेंसिल से लिखते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको जो फिर ये आपके क्वेश्चंस हैं मैं जो आपको लिखवाता हूँ। फिर टीचर्स पार्ट में वो आपको करवाए जाते हैं, फिर उनको आप टैली करते हैं, आप देखते हैं कि जो आपने लिखा और जो टीचर ने लिखा उसमें कितना डिफरेंस था। तो इस तरीके से आपको अपना इवेलुएट स्वयं आप अपने आप को इवेलुएट कर पाते हैं, जिससे आप बड़ा अच्छे से समझते हैं, चैप्टर आपको अच्छे से तैयारी हो जाती है। और याद रखें बच्चों, हर चैप्टर को पढ़ने के बाद उसकी समरी ज़रूर आप लिखेंगे। समरी आपको पता है किस पार्ट में, आप इसको जैसे पहले आप डिक्टेशन या वर्ड मीनिंग करते हैं चैप्टर के, तो पहले आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग या फिर डिक्टेशन। सेकंड आपने उस चैप्टर की समरी पेंसिल के साथ राइट करेंगे बिल्कुल अच्छे से, उसको समझने के बाद, उसको रीड करने के बाद उसकी समरी। और फिर थर्ड क्या करेंगे, उसके आप इंटरनल क्वेश्चन आंसर करेंगे ABC तीनों पार्ट में। वो करने के बाद फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाता हूँ BCA तीनों पार्ट से। फिर उनको आपने क्या करना है, अपना भी और टीचर से करवाया हुआ जो काम है उसको टैली करके देखना है कि आप अपनी जगह पे कितने ठीक थे, आपने कितने अच्छे से किया। तो इससे क्या आपका इवैल्यूएशन खुद को सेल्फ इवैल्यूएट कर पाती हो आप बेटा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके आफ्टर फिर आपकी जो बैकग्राउंड रीडिंग होती है, बैकग्राउंड रीडिंग मीन्स जैसे राइटिंग स्किल आते हैं जो चैप्टर के एंड में, वो आपके साथ साथ टैली होंगे। और साथ में जो चैप्टर में जो ग्रामर है वो हम साथ ही साथ टैली कर रहे हैं, और जो ग्रामर वीडियो है हमने आपकी की है उनमें भी हम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आए फिर भी बच्चों तो मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर 9416194363। I hope you have better understood it. Thank you. Have a nice day. May Goddess Saraswati bless you with the great treasure of knowledge.